यस, गुड इवनिंग गाइस। बहुत छोटा सा टॉपिक है आज अपना, फर्स्ट सब यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, जिसका नाम है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। काफ़ी लोगों ने कहा कि जेनेटिक्स उनको हार्ड लगती है, काफ़ी लोगों ने कहा इनको इजी लगती है। आई होप आप मेरे से पढ़े होंगे पिछली बार, इसीलिए इजी लगती होगी। जेनेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट है, ओके, हार्ड नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनसे लोग डर जाते हैं। तो मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं जेनेटिक्स के। सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना होता है उनमें। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जो आज की क्लास है ये पूरी जेनेटिक्स का बेस बनाएगी। इनको समझना ज़रूरी है और ये सब चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th क्लास से। वही चीज़ें अपन दोबारा रिवाइज करेंगे, बट यहाँ पे मैं कुछ नए डायमेंशंस दूंगा आपको। भले ये चीज़ आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, बट आज उन्हीं के अंदर मैं एक नई डायमेंशन आपको दूंगा कि इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो बचपन में आप रटते थे, अब आपके रटने के दिन गए, अब समझने के दिन स्टार्ट हो गए। तो चीज़ों को समझें, समझ जाओगे तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। रट के जाओगे तो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर से कोई काम भी नहीं आएगा। तो किसी चीज़ को ज़िंदगी भर काम में लाने के लिए उसको समझना ज़रूरी है, ओके। फिर भले ही वो आपके CSIR का सिलेबस हो या लोग हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल से गाइस। तो आप सबको पता है कि मेंडल ने क्या किया था। क्या किया था मेंडल ने? शादियां करवाई थी चर्च में, पी प्लांट किया था। क्या मेंडल ने शादी कराई थी चर्च में? ये नहीं पता आप लोगों को? नहीं, किसके लॉ ऑफ हेरिडिटी ढूंढा था, ओके। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स दिए थे जेनेटिक्स के, ठीक है। पी प्लांट के अंदर क्रॉस करवाया था, ओके, यस। तो मेंडल जो है, अच्छा, इसने कौन से टाइम में किया था ये सब काम? एनी आइडिया कि इस ज़माने में किया था? यस, मेंडल ने खूब पार्टी करी अकेले अकेले। ही वॉज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यस यस, ही इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करी थी 1857 के अंदर, ओके, यस, काइंड ऑफ 1800, मिड 1800 के अंदर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। उन्होंने आई थिंक कंप्लीट भी कर दी थी मिड 1800 के, एंड बट उनको रिकॉग्निशन मिला था 1900 में, उनकी डेथ के भी काफ़ी साल बाद। जब 3 नए साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने रीडिस्कवर किया कि हम जो चीज़ करने जा रहे थे वो मेंडल भाई साहब ने पहले से ही करके रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दिए हैं, बट उनको किसी ने देखा ही नहीं। और आज ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हर इंसान इसको पढ़ता है अपनी लाइफ में, अगर वो स्कूल जाता है तो। बट फिर भी उस ज़माने में किसी ने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के बावजूद भी लोगों ने उसको इग्नोर किया। बट इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आई और धीरे धीरे बच्चों पे बर्डन डालने के लिए इसको भी सिलेबस में डाल दिया। बट अब क्योंकि आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी सारी लाइफ साइंस जो है वो डिपेंड करती है। तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए। ऐसा क्यों गाइस? पी प्लांट ही क्यों? बरगद के पेड़ पे क्यों नहीं किया उसने? चढ़ना नहीं आता था? ओके, शॉर्ट लाइफ, यस, शॉर्ट लाइफ स्पैन। मतलब आज उसने अगर ग्रो किया तो कुछ महीने में उसको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। जनरेशन ज़्यादा मिलती हैं ऑब्वियसली। सेल्फ पॉलिनेशन, यस, क्योंकि उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आपको जल्दी फ्लावरिंग होगी, जल्दी फ्रूट डेवलपमेंट होगा, जल्दी आपको जनरेशन टू जनरेशन मिलेंगी। ये तो शॉर्ट लाइफ स्पैन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इस वैरायटी भी मिलेगी अगर आप उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाओगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे, तो आपको वैरायटीज़ भी मिलेगी।
तो आप जो भी वैरायटी ले रहे हो उसको किस वैरायटी से आप क्रॉस करा रहे हो, उन सब का अगर आप डिटेल रखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी, और फिर उनका कंक्लूज़न निकालना आपके ऊपर है। एक रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूज़न खुद निकालता है, उसका एक्सपेरिमेंट कभी भी कंक्लूज़न ही निकालता है, कंक्लूज़न हमेशा रिसर्चर ही निकालेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट्स में आवाज़ आने लग गई भाई ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट होता है, आपको बताना होता है कि उसमें हुआ क्या है, और वही चीज़ आपकी रिसर्च पेपर होती है। ये जो भी आप पीएचडी में करते हैं वो सब यही करते हैं, आप अपना हाइपोथेसिस रखते हैं कि ये हुआ उस रिएक्शन में, कोई और आएगा उसने भी सेम चीज़ करी होगी, अब वो कुछ और बोल देगा तो आप दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर कोई तीसरा आके उसको प्रूव करेगा कि किसकी बात सही है किसकी गलत। तो हर चीज़ जो है रीज़नेबल भी था। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खासियत थी पी प्लांट की। एक तो वैरायटी एज इन की सीड साइज़, सीड कलर, फ्रूट का कलर, फ्लावर्स के कलर, उसकी हाइट, तो जो डिफरेंट ट्रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। उनके बेसिस के ऊपर मेंडल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, सब उसके किए कराए एक्सपेरिमेंट्स हैं, और जो आज भी आप पढ़ते हैं और आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। माना कि जेनेटिक्स जो मेंडल ने दी थी वो बहुत पुरानी हो चुकी है, ओल्ड ज़माने की है, बट आज के टाइम की जो जेनेटिक्स है आप उसके अंदर जो है मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड रेशियोज़ नहीं देखते हो, आप मिक्स रेशियोज़ देखते हो। बट सबका बेस जो है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल के ऊपर ही बैठा हुआ है, इसलिए मेंडेलियन को सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है, देन अपन एडवांस में जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपकी जेनेटिक्स के अंदर जो आई होप आप लोगों को पता होगी। तो सबसे पहला, जीन क्या होता है? यस, कोई भी आम भाषा, नॉर्मल भाषा या कोई किताबी भाषा में अगर आप जानते हैं कि जीन क्या होता है तो बताएं। कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए, ओके, पार्ट ऑफ द डीएनए, पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। ओके, तो जीन जो होता है एक डीएनए का छोटा सा हिस्सा होता है, ऐसे कह सकते हैं अपन। इट इज़ अ वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ अ डीएनए। इट मे बी अ फंक्शनल और इट मे बी अ नॉन फंक्शनल जीन ऑल्सो। तो जीन जो है वो फंक्शनल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक जीन जो है वो नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। तो जीन एक क्लस्टर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्लस्टर डीएनए के अंदर, उसको अपन जीन कह सकते हैं। ओके, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अ डीएनए इज अ जीन। देन व्हाट अबाउट अलील? व्हाट एग्जैक्टली इज अलील? टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन, यस, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है कि जो वेरिएंट होते हैं एक जीन के उसको अपन अलील कहते हैं। तो जो जीन है, मान लो मेरा जीन है हाइट का, तो उस हाइट के भी दो तरह के हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, बट हाँ ऑब्वियसली मीडियम भी होते हैं, बट शॉर्ट एंड ड्वार्फ दो होते हैं, तो वो उसके अलील्स हो गए। नॉट ऑलवेज होमोलोगस श्रद्धांजलि, हेट्रोजाइगस भी होते हैं। यस, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स अपन बोलेंगे तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा टेक्निकली। व्हाट अबाउट पी जनरेशन? पी नाम से ही समझ में आ रहा है, पी का मतलब पेरेंटल। तो पेरेंटल जो जनरेशन होगी, जो आप क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस किया ए स्मॉल ए, तो ये मेरी पेरेंटल जनरेशन होगी जिसको मैं पी जनरेशन कहूँगा। देन मेरे को जो एक रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या है मेरा? दिस इज ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये कौन सी जनरेशन है? दिस इज योर F1 जनरेशन।
ओके, तो पेरेंटल पी से डिनोट होता है, देन जो जनरेशन आएगी पेरेंटल से वो F1 जनरेशन होती है। ओके, उस F1 की अगर मैं सेल्फिंग कर दूंगा, ध्यान रखना सेल्फिंग ही होती है F1 की, तभी आपको क्या मिलेगा, एक मोनोहाइब्रिड की टेबल मिलेगी, जिसमें अपन कैपिटल ए स्मॉल ए एंड देन कैपिटल ए स्मॉल ए लिखते हैं, एंड देन अपन बोलते हैं कि इसमें से 4 तरह की अपन को ऑफस्प्रिंग्स मिलेगी जिनकी ये प्रोबेबिलिटी है। इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है। चारों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, आएगा? ओके, देन व्हाट इज जीनोटाइप? यस, जीनोटाइप set of all genes, DNA makeup of an organism. okay, yes, जेनेटिक मेकअप या फिर जीन में मेकअप जिसको अपन कह सकते हैं, यस डेफिनेटली। तो जीनोटाइप मतलब, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में एक डिफरेंस होता है। फिनोटाइप आप आंखों से देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो एज इन कि मान लो मैं ऐसे 2 प्लांट्स ड्रॉ करूं, तो आप आंखों से क्या देख सकते हो कि ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है। एक फिनोटाइप और जीनोटाइप के अंदर जो डिफरेंस है उसमें ये है कि फिनोटाइप आप क्लियरली देख सकते हो अपनी खुली आंखों से, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक छोटा पेड़ है और एक बड़ा पेड़ है, तो ये इसका फिनोटिपिक ट्रेट हो गया, मतलब आप उसको देख सकते हो। फिनोटाइप मतलब फिजिकल उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है। बट जीनोटिपिक क्योंकि वो जीन्स के अंदर है उसको आप नहीं देख सकते हो, इसलिए आपको उसके एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे या फिर कोई प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जीन्स क्या हैं, किस तरह का उसका जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो अगर इस पुनेट्स को इस चार्ट के अंदर बोलूँ मैं, तो यहाँ पे आपको इसका जेनेटिक मेकअप दिख रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये इसका जेनेटिक मेकअप है। अगर मैं फिनोटिपिक मेकअप की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि 3 टॉल हैं इसमें से और एक ड्वार्फ है। तो एक ड्वार्फ कौन सा है जिसका स्मॉल ए है, 3 टॉल कौन से हैं जिनके अंदर कैपिटल ए मिनिमम है। इसके अलावा कौन हो सकता है, या तो कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस का मतलब स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, ये दोनों होमोजाइगस हैं। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और इसको अपन डायरेक्टली रिसेसिव भी कहते हैं, बट दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस रिसेसिव। तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होगा, कभी भी डोमिनेंट नहीं करेगा। ओके, रिसेसिव जो है वो होमोजाइगस ही रहेगा, हेट्रोजाइगस नहीं होगा। अगर हेट्रोजाइगस है तो फिर वो डोमिनेंट जो स्पीसीज है उसको डिनोट करेगा। जैसे इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए बोल रहा हूँ मैं, तो अगर फिनोटिपिकली बोलूँ तो ये टॉल है, जीनोटिपिकली बोलूँ तो ये एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब उसके आधे जीन्स जो हैं वो मदर से आए हैं, आधे फादर से आए हैं, एंड एक जो है ड्वार्फ का जीन है, एक उसका टॉल का जीन है, बट डोमिनेंट जो कर रहा है वो है आपका कैपिटल ए या फिर टॉल वाला। तो यही चीज़ें डोमिनेंट एंड रिसेसिव में लिखी हुई है, ये आपके एक जीन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है पैटर्नल है, फादर से आया हुआ है, ये मैटरनल है, मदर से आया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये दोनों अगर अलाइंड हैं तो इन दोनों के किसी भी पर्टिकुलर जीन लोकेशन के ऊपर आपको अलील से नज़र आएंगे, और अलील स्मॉल आर, कैपिटल पी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। तो ये जो सारे हैं ये तो आपके हो गए होमोजाइगस कंडीशंस के अंदर हैं। ओके, जबकि ये लास्ट वाला जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया,
होमोजाइगस में या तो दोनों छोटे हैं या फिर दोनों ही बड़े हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो आगे जाके मैं सीधा नाम बोलूँगा हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, तो आप लोगों को झट से दिमाग में आना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पता है आप लोगों को, पर फिर भी बेसिक्स होते हैं, इनको समझना जरूरी है, भले आपको आता है या नहीं आता। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का डायग्राम है जिसमें एक पैटर्नल एक मैटरनल है और कुछ चीज़ें लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं मेंडल के ऊपर। मेंडल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे आपके पी प्लांट के ऊपर, एंड उन्होंने हनी बीज के ऊपर भी ट्राई किया, पर इतना सक्सेस नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि मक्खी खा गई। चलो कोई नहीं, क्योंकि कल्चर करना उनको थोड़ा मुश्किल है। हनी बीज को इस कल्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। एंड हनी बीज पे क्यों किया होगा? कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्योंकि बीज जो है उनको पॉलिनेट करते थे हनी बीज, इसलिए उन्होंने हनी बीज पे भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। बट अलग अलग थ्योरी है, मेंडल ने क्या किया क्या नहीं ये तो मेंडल ही जानते हैं, बाकी लोग तो बस लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मिली थी मेंडल को वो पीस के साथ मिली थी। 1864 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म किए थे, ध्यान रखना। इन 1865 मेंडल ने अपना रिजल्ट जो है पब्लिश किया था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में, जहाँ पे उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली दिस पेपर languished in the obscurity until 1900 when it was rediscovered by 3 botanists, Hugo de Vries, सब जानते हैं इसको, कार्ल कॉरिन्स एंड एरिक वॉन टेशरमार्क इन ऑस्ट्रिया। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1900 में वापस डिस्कवर किया था आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 50 साल बाद। तो ये जो डिस्कवरीज हैं इनको जेनेटिक्स नाम दिया गया, ग्रीक वर्ड जिस जो आया है टू जनरेट मतलब से। तो वाई पाइसम सटाइवम, इसका साइंटिफिक नेम पी का है, ये गार्डन पी जिसको अपन कहते हैं। तो एक तो अपन इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं किसी भी पॉट में या किसी भी ग्रीन हाउस में, या कोई भी छोटी सी मिट्टी हो तो भी आप उसके अंदर पी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। पी के फ्लावर्स जो हैं इसके अंदर बाइसेक्सुअल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये और ज़्यादा फेवरेबल था। मेल ऑर्गन जिनको अपन एंथर्स कहते हैं, उन्होंने पॉलन प्रोड्यूस किए, फीमेल स्टिग्मा वगैरह होती हैं, ओवरीज होती हैं, उन्होंने एग प्रोड्यूस किए। इससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन होता है इसके अंदर। सेम फ्लावर जो है वो सीड्स को प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल पी स्ट्रेन्स आर हाईली इनब्रेड, डिस्प्लेइंग लिटिल इफ एनी जेनेटिक वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्योंकि आप हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो जेनेटिक वैरायटी जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि वो एक ही प्लांट है। उसी प्लांट के अगर मेल एंड फीमेल जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनमें चेंजेस नहीं आ पाएंगे, इतने क्रॉसिंग और होगी तो भी वही के वही वापस आ जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मिटी वी कैन से सच स्ट्रेन्स आर नोन एज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। आपने सुना होगा नाम, ट्रू ब्रीडिंग जो होते हैं वो एक्चुअली एक ही प्लांट के हिस्से होते हैं। आप उनको जब कंटिन्यूसली सेल्फ फर्टिलाइज कराते हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आपको मिनिमम डिफरेंसेस मिलेंगे, और उस मिनिमम डिफरेंसेस की वजह से ही अपन उन प्लांट्स को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कहते हैं। ओके, वो एक जैसा ही रिजल्ट देंगे हमेशा। तो क्या क्या ट्रेट जो मेंडल ने उन्होंने चूज़ किए थे? तो फ्लावर कलर जो सबको पता है पर्पल डोमिनेट करता है और वाइट जो है रिसेसिव होता है। आप लोग करते हैं गार्डनिंग वगैरह, किसी ने पीस वगैरह अपने गार्डन में ग्रो किए हैं? आई है होप कि काफ़ी लड़कियां होंगी जो गार्डनिंग करने का शौक़ रखती हैं। बहुत लगे हैं। तो विच कलर फ्लावर आर देयर इन योर प्लांट? पर्पल एंड वाइट। क्योंकि सर डोमिनेंट जो है पर्पल है और रिसेसिव जो है वो ट्रेट वाइट। फिर उन्होंने प्लांट की हाइट जो आप सबको पता है टॉल एंड ड्वार्फ। सीड कलर बहुत इंपॉर्टेंट था, येलो एंड ग्रीन। तो ग्रीन जो आप खाते हैं वो रिसेसिव होता है, येलो जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पता होना चाहिए वो एक डोमिनेंट सीड कलर है। सीड की शेप जो है अगर डोमिनेंट है तो वो एकदम राउंड रहेगी, फ्रेश लगेगी आपको।
अगर वो रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। देखे होंगे आप लोगों ने, आपकी मम्मी भी आपसे मटर छिलवाती होंगी कभी बैठा के, मोस्टली आप लोग जिसमें से भी खा जाते हैं। तो उसमें आपने नोटिस किए होंगे रिंकल्स जो हैं वो होते हैं राउंड होते हैं, कुछ के कलर ग्रीन होते हैं, कुछ येलो होते हैं, और उनकी पॉड शेप आप अगली बार नोटिस करना। यस, खाया ज़्यादा जाता है छिलने से। तो पॉड शेप आप देखोगे तो इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड दो शेप्स मिलेंगे आपको। अगली बार जब आप कुछ करें तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना और मन में शाबाशी देना ये सोच के कि मेरे को पता है ये इन्फ्लेटेड है एंड ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। एंड देन फ्लावर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो प्लांट्स आई मीन कहाँ से लाए हैं आप मटर उसके ऊपर है। पेस्टिसाइड रिच जगह से लाए हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉश दैम आफ्टर पीलिंग। एंड कई लोग जो है खुद के घर में लगाते हैं, खेतों से लेके आते हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ छीलते हैं और खाते हैं। नो नीड टू वॉश इट अगेन। यस, बट आजकल हर आई मीन मेट्रो सिटीज़ के अंदर मोस्टली, क्योंकि गांव में लोग कम रहना पसंद कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट कम रहते हैं वहाँ पे, शहरों में चले जाते हैं। वहाँ पे यू विल डेफिनेटली गेट पेस्टिसाइड रिच एनी वेजिटेबल एनी फ्रूट, सब पेस्टिसाइड रिच होते हैं, सबके अंदर हार्मोन्स डाले हुए होते हैं, सबके अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ होती है। तो आप अवॉइड करें इन चीज़ों को, जितना हो सके उतना प्योर खाएं, सफाई से रहें। यस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट योगिता। यस, कोरोना में आप लोग धोते होंगे इन चीज़ों को। यस, डेफिनेटली वो करना चाहिए कि घर के बैकयार्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ओके, नाइस। खैर, ये सब जो आप रियल लाइफ में देखते हैं उससे रिलेट करने के लिए मैंने बताया। आगे चलते हैं। फ्लावर कलर जो मैंने बताया आपको, तो इसमें पेरेंट आपको दोनों दे रखे हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और फिर आपको F1 जनरेशन दे रखी है। F1 जनरेशन इसका फर्स्ट जनरेशन है कि वो कैसी आएगी अगर आप डोमिनेंट और रिसेसिव को क्रॉस करोगे तो कैसा मिलेगा आपको। तो ऑब्वियसली जो भी डोमिनेट कर रही है यहाँ पे वही नीचे आपको F1 में दिखेगी। ओके, तो येलो, राउंड, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, टॉल, ड्वार्फ, आई मीन टॉल, एक्सियल, ये सब जो है आपके अच्छा फ्लावर पोजीशन के अंदर एक्सियल जो है वो डोमिनेट करेगी। ओके, टर्मिनल जो कोने एज पे होती है वो हमेशा रिसेसिव होती है। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो आप सब जानते हैं, इसमें एक टॉल स्पीशीज़ लेते हैं अपन, प्योर टॉल, एक प्योर ड्वार्फ स्पीशीज़ लेते हैं अपन। उन दोनों की गैमीट्स जो हैं, ये आप सबको पता होगा, गैमीट्स जो हैं सेपरेट होते हैं। इन सेपरेट होने के बाद उनके अंदर क्रॉसिंग और होती है। तो जो आपका F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, उसमें हमेशा मिक्सचर मिलेगा पेरेंट्स। तो अगर उनके अंदर टॉल एंड ड्वार्फ के जीन्स हैं तो आपको डेफिनेटली टॉल मिलेगा F1, बट उसके अंदर कौन सी कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इट इज़ अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट सीन इन दी F1 कंडीशन, F1 जनरेशन। तो ईच पेरेंटल होमोजाइगोट्स प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ गैमीट। तो ये दोनों होमोजाइगस हैं, ये टॉल का है, ये ड्वार्फ का है। दी F1 इज अ हेट्रोजाइगोट एंड प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमीट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो दोनों गैमीट्स कौन से हैं, टॉल एंड ड्वार्फ को हाफ हाफ की कंडीशंस में ये प्रोड्यूस करेगा। अब आपको मैंने बताया F1 से अगर आपको F2 में लेके जाना है तो आप इसकी क्रॉसिंग करोगे किससे, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब DD क्रॉस DD। तो ये आपका कैपिटल D स्मॉल d, ये आपका कैपिटल D स्मॉल d। जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो आपको 3 जो है वो कैपिटल मिलेंगे और 1 जो है ड्वार्फ मिलेगा। तो अगर फिनोटिपिक रेशियोज की बात करूँ मैं, जिसमें टॉल एंड ड्वार्फ बोल रहा हूँ, तो फिनोटिपिक मेरा रेशियो आएगा 3:1। 3 मेरा टॉल है और 1 मेरा ड्वार्फ है। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो एक ये हो गया, एक ये ड्वार्फ हो गया, जीनोटिपिक की बात कर रहा हूँ मैं, और ये दोनों जो है अलग हो गए। तो आपको जो रेशियो मिलता है 1:2:1, जिसमें से 2 and 1 जो कि 3 थे वो दोनों क्या हैं, टॉल हैं, एक जो रिमेनिंग है वो ड्वार्फ है। क्लियर है? ईच ट्रेट दैट मेंडल स्टडीड सीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अ हेरिटेबल फैक्टर।
that existed in two forms, one dominant and another is the recessive. These factors are now known as genes, a word coined by the Danish plant breeder William Johnson in 1909. Their dominant and recessive forms are called alleles, from the Greek word meaning one of another. Alleles are alternative form of a gene. तो क्या चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि मेंडल ने जीन्स को क्या कहा था, फैक्टर. मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था और उन्होंने बताया था कि जो फैक्टर है ये दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसको अपन डोमिनेंट कहते हैं, किसको रिसेसिव कहते हैं. देन लेटर ऑन और स्टडीज़ की गई, तब आपके जो विलियम जॉनसन है उन्होंने बोला कि ये फैक्टर्स जो हैं इनको अपन जीन्स नाम देंगे और ये जो जीन्स हैं इनके दो जो फॉर्म्स हैं जिसमें एग्जिस्ट करते हैं उनको अपन अलील बोलेंगे. तो अलील जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म है आपके जीन के. क्लियर है ये. तो अगर आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करोगे तो F1 के अंदर फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1. वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे मेंडल ने दो प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर किया था. तो पहला प्रिंसिपल था उसका डोमिनेंस का. तो उन्होंने बोला कि हेट्रोजाइगस कंडीशंस के अंदर वन अलील में कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर, मतलब एक जो अलील है वो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देगा. तो मास्क कर देगा मतलब सम एलील्स एविडेंटली कंट्रोल द फिनोटाइप इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी. तो क्योंकि एक डी और एक स्मॉल डी प्रेजेंट है तो ये जो कैपिटल डी है ये इसके इफेक्ट को डिमिनिश कर देगा. जो आपको फिनोटिपिक वैरायटी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, टॉल. जबकि इसके अंदर टॉल का भी जीन है और ड्वार्फ का भी जीन है. तो समहाउ किसी तरीके से उसने ड्वार्फ के जीन को सप्रेस कर दिया है और खुद के जीन को उसने डोमिनेट कर दिया. तो ये इसका पहला प्रिंसिपल था जिसको अपन प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज द सेकंड मेंडेलियन प्रिंसिपल. इन हेट्रोजाइगोट टू डिफरेंट एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे. गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे. तो हर जगह जो है इनका सेपरेशन हुआ है. कैपिटल डी अलग हुआ है इस कैपिटल डी से, ये स्मॉल डी से अलग हुआ है. तो जो सेपरेशन है इसको अपन सेग्रीगेशन कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो आपके अलील्स हैं भले ही वो होमोजाइगस में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, वो दोनों सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम. दिस प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक ट्रांसमिशन. एन एलील इज ट्रांसमिटेड फेथफुली टू द नेक्स्ट जनरेशन इवन इफ इट वॉज प्रेजेंट विद अ डिफरेंट एलील इन ए हेट्रोजाइगोट. तो अगर एक पेरेंट में कैपिटल डी स्मॉल डी है तो वो दोनों सेपरेट होंगे. अब वो आगे जाके दोनों जो हैं अलग अलग चीज़ें फॉर्म कर सकते हैं. अगर इसके साथ में कैपिटल डी आ गया तो ये प्योर डोमिनेंट करेंगे, इसके साथ में स्मॉल डी आ गया तो ये रिसेसिव बना देंगे. तो मतलब शुरू यहाँ से ही किया था जो एकदम टॉल था दिखने में, बट फिर भी आपको रिसेसिव मिल रहा है. दैट मीन्स उसके अंदर मिक्सचर था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में था. The biological basis for this phenomena is in the pairing and subsequent separation of homologous chromosome during meiosis. तो ये सब आपको पता है कि segregation होता क्यों है, क्योंकि homologous chromosomes जो हैं वो सेपरेट होते हैं आपके meiosis 1 या 2 में. In which meiosis homologous chromosome separate? यस, मियोसिस 1 में. तो मियोसिस 2 में कौन सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स. ओके, ये अपन सेकेंड यूनिट में करेंगे जल्द ही. फिर अपन आते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस पे. तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसके अंदर आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लेनी होती हैं. मोनोहाइब्रिड में आपने क्या बोला कि सिर्फ एक कैरेक्टर ले लिया आपने टॉल और उसके हिसाब से आपने रेशियो निकाल दिया. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है. डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने क्या लिए हैं, दो कैरेक्टर्स लिए हैं, येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड. तो येलो राउंड ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है. मान लो येलो YY से है, राउंड क्या है, कैपिटल R से, दोनों डोमिनेंट है. जबकि स्मॉल y मेरा ग्रीन हो गया और रिंकल्ड मेरा हो गया स्मॉल r. तो मेरे को जो F1 मिलेगा ऑब्वियसली एक ये आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा. तो मेरे को कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r मिलेगा.
दैट मीन्स इसका फिनोटिपिकली क्या बोलूँगा मैं इसको, इट इज़ ऑल्सो ए येलो एंड राउंड, क्योंकि इसमें ये डोमिनेट करेगा और ये डोमिनेट करेगा। ये दोनों जो हैं अपने रिसेसिव अलील के इफेक्ट को मास्क करेंगे। अब अपन इसको सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, दैट मीन्स अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, इनसे क्रॉस करवाएंगे। तो आपको कुछ F2 के अंदर अगर फिनोटिपिकली बोलूँ तो आपको 4 वैरायटीज़ मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी, येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल्स, ये दोनों क्या हैं आपके पेरेंटल, और 2 आपको मिलेंगे मिक्सचर्स, ग्रीन एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड। तो ज़्यादा कौन मिल रहा है, ग्रीन एंड राउंड, ज़्यादा आपको ग्रीन एंड राउंड मिल रहा है, येलो एंड रिंकल थोड़ा कम मिल रहा है। बट हमेशा ध्यान रखना पेरेंट्स जो होते हैं, तो प्रोजेनी जो है उसके अंदर अगर पेरेंटल फिनोमिना आई मीन पेरेंटल जीन्स हैं उसके अंदर अगर, तो वो हमेशा डोमिनेट करेंगे नंबर में। यहाँ आप देख रहे हो कि 315 मेरे को येलो राउंड मिले, ग्रीन रिंकल्ड मेरे को 32 मिले। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो दे विल बी हायर देन दीज कंबाइंड वैल्यूज़। तो जो पेरेंटल हैं वो हमेशा नंबर में हमेशा ज़्यादा होते हैं। जब अपन थर्ड सब यूनिट पे आएंगे, जब आपको कैलकुलेशंस करने की बात आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेरेंटल कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसके ऑफस्प्रिंग के नंबर सबसे ज़्यादा हों। ओके, और आपको क्रॉसिंग वाले कैसे डिफाइन करने हैं, जिसके सबसे कम नंबर हो। और ख़ासकर अपन इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर्स पढ़ते हैं जब, तो आपको उसमें डबल रिकॉम्बिनेंट्स निकालने होते हैं, और डबल रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम नंबर वाले होते हैं। वो उस टाइम देखेंगे, यस अपन डेफिनेटली क्लियर करेंगे उसको एग्ज़ाम में भी, यहाँ पे भी उसके कंसेप्ट करेंगे, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, जिससे कि उस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहे। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब आपने क्या किया, उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से आपको ये टेबल मिलेगी, ये आप कर सकते हैं। चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो। क्या होता है फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस में आता है 9:3:3:1। ध्यान देना इस पर। एपिस्टेसिस जब अपन करेंगे तब ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे अगर मैं बोलूँगा डोमिनेंट एपिस्टेट्स, तो डोमिनेंट में मैं शुरू के दोनों का ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा रेशियो क्या आएगा, 12:3:1। अब मैं बोलूँ रिसेसिव एपिस्टेट, मैं लास्ट के 3 को ऐड कर दूंगा। ओके, तो मेरा रेशियो आई मीन लास्ट के 2 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा रेशियो क्या आएगा, 9:3:4। ओके, अगर डबल, यस वो डबल एंड इसकी है, ओके, तो उसमें अपन 3 ऐड करते हैं। तो अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो 15:1 इज़ डबल डोमिनेंट। शुरू के 3 ऐड करोगे तो डबल डोमिनेंट, लास्ट के 3 ऐड करोगे तो डबल रिसेसिव। तो ऐसे वो रेशियोज़ निकलते हैं, उस टाइम भी देखेंगे, अभी मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको। तो जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओगे तो कुछ ये सब मिलेगा आपको। फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 9:3:3:1 मिलेगा, और आपको जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, 1:1, 2:4:2 एंड देन अगेन 1:1। 121 उसका डबल 242, देन अगेन 121। यस, डुप्लीकेटेड डोमिनेंट एंड डुप्लीकेटिव रिसेसिव। तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आपको याद होना चाहिए। ओके, ये सीक्वेंस ठीक है आपको। इस सीक्वेंस में आप क्या देखोगे, 1:2:2:4, 1:2:1:1, बट याद करने के हिसाब से 1:1, 2:4:2, 1:1 ये एकदम परफेक्ट होता है। अब आप गिन के बताओ, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दैट मीन्स आपको जीनोटिपिक वेराइटीज़ कितनी मिली है, 9 तरह के आपको जीनोटिपिक वेराइटीज़ मिलेंगी। यस, तो 9 कैसे हुई, ध्यान से देखना। ये पहला वाला जो है ये कंप्लीटली सबसे अलग है, और लास्ट वाला एकदम सबसे अलग है। ये दोनों कौन सी कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में। एक क्या है डोमिनेंट, एक क्या है रिसेसिव। अब अंदर जो बीच में है वो सब ऑलमोस्ट सब अलग अलग है, बट जो शुरू वाला है वो इसमें सेम है, इसमें सेम है, और
ओके, इन्हीं दो में सेम है। शुरू वाला रिसेसिव इस कंडीशंस में है, इस कंडीशन में है और इस कंडीशन में है। अच्छा, यहाँ भी है। ओके, तो ऐसे 4 के पेयर आप हटाते जाएंगे और आपको वो रेशियो मिलता जाएगा। टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, और उसमें भी सबसे ज़्यादा है फॉर्मूले। ध्यान देना, हर चीज़ को रटना नहीं है, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आपको चीज़ दिखाता हूँ। जीन पेयर वर्सेस फ्रीक्वेंसीज का ये चार्ट है जिसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला है गैमीट्स बाय द F1 हेट्रोजाइगोट्स विल बी गिवन बाय 2n। n देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीन पेयर। मान लो मैं बोलूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मेरे नंबर ऑफ जीन पेयर कितने होंगे 1। मैं बोलूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो मेरे नंबर ऑफ जीन पेयर कितने होंगे 2। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 और 4, ऐसे करके जीन पेयर जो है वो इंक्रीज होते हैं। क्योंकि अपन ने मोनो हाइब्रिड पढ़ रखा है, इसलिए अपन मोनो हाइब्रिड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट है गैमीट्स बाय दी F1 हेट्रोजाइगोट्स। तो F1 हेट्रोजाइगोट्स वहाँ पे क्या आया था अपना, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये गैमीट्स जो देगा वो कितने देगा, एक तो कैपिटल डी, एक क्या देगा स्मॉल डी, 2 गैमीट्स देगा। फॉर्मूले में पुट करो 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, तो आपको मिल गए दोनों। फिर आते हैं अपन नंबर ऑफ F2 फिनोटाइप्स। कितने होते हैं F2 फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड में, F2 फिनोटाइप 2 ही थे ना, एक तो टॉल था एक ड्वार्फ था, तो इसलिए 2 की पावर 1 इज 2। F2 जीनोटाइप्स इज 3 टू पावर n, मतलब 3 आएगा, और 3 कौन कौन से थे, 1:2:1। इसका क्या था 3:1। नंबर ऑफ F2 कॉम्बिनेशंस इज 4 टू द पावर n। F2 कॉम्बिनेशन का मतलब कितने हो गए कि आपको कितने F2 में कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। मोनो हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में कितने मिलेंगे, 16 मिलेंगे। तो अगर आप टेबल में काउंट करोगे तो आपको 16 मिलेंगे F2 वाले टेबल में। ठीक है, फिर आते हैं नंबर ऑफ F2 जीनोटाइप्स इन दी होमोजाइगस कंडीशन। पहली बात तो F2 की बात कर रहा है, और 2 होमोजाइगस में। तो होमोजाइगस में कौन कौन था आपका, कंप्लीटली टॉल एंड कंप्लीटली ड्वार्फ, दोनों होमोजाइगस में, ध्यान रखना। इसलिए क्या फॉर्मूला लगेगा 2 टू पावर n। सेम चीज़ अगर डाई हाइब्रिड में अप्लाई करूँ मैं, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 4 जो है वो कंप्लीटली होमोजाइगस होंगी। कौन कौन सी हैं वो, एक ये कंप्लीटली होमोजाइगस है, और देखो ध्यान से, ये कंप्लीटली होमोजाइगस है और ये कंप्लीटली होमोजाइगस है। ये जो चारों हैं डायगोनली, ये चारों क्या हैं आपकी F2 जीनोटाइप्स इन दी होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट है टोटल F2 जीनोटाइप्स इन दी हेट्रोजाइगस कंडीशन, वो होगा आपका 3 टू पावर n माइनस 2 टू पावर n। तो पहले मेरे को बताओ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जीनोटाइप्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन कितने थे, 2। कैपिटल ए स्मॉल ए था, फॉर्मूले में अप्लाई करो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। तो अब मेरे को बताओ क्या चीज़ आपने मिस करी, क्या चीज़ मिस करी आपने, कुछ मिस नहीं किया। ओके, तो अपन अब डाई हाइब्रिड पे इसी को अप्लाई करता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ अगेन। डाई हाइब्रिड में आपका आंसर क्या आएगा इसका, कितने मेरे को F2 जीनोटाइप्स मिलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, 3 टू पावर 2 दैट इज 9 माइनस 4 कितने आएगा आंसर, 5 आएगा। तो अब अपन 5 गिनते हैं, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में उन 5 को गिनते हैं अपन। तो टेल मी हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन कौन से हैं, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, 3 हो गए, क्या ये है 4 हो गए, क्या ये है 5 हो गए, क्या ये है 6 हो गए, क्या ये है 7 हो गए, क्या ये है 8 हो गए, क्या ये है 9 हो गए, क्या ये है 10 हो गए। ओके, एक गलत काउंट कर लिया, ये भी होगा। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 मिलेंगे। अब मेरे को बताओ क्या चीज़ मिस करी आपने, उसमें आप कह रहे हो कि आपको एक ही मिल रहा है, और इसमें आप कह रहे हो आप उसमें आपको 2 मिल रहे हैं, इसमें आपको 10 मिल रहे हैं।
फॉर्मूले के हिसाब से आपको 5 या 1 ही मिलना चाहिए था। कोई वर्ड लिखना भूल गया मैं इसमें। इज गाइस एनी वर्ड दैट आई मिस्ड? अगर आपको इसको सही करना हो तो आप क्या करोगे? टोटल जीनोटाइप्स, F2 जीनोटाइप्स इन हेट्रोजाइगस, आगे डैश, क्या आएगा डैश में? पेयर। व्हाट अबाउट पेयर? अब पेयर लगा देंगे ना, पहले नहीं आया दिमाग में। ओके, ये तो मैंने जो मिस प्रिंटिंग करी है इसमें, उसको आप ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप करने बैठो और आप बोलो इसमें तो 5 ही होने चाहिए, 10 कैसे आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं, उसमें पेयर नहीं होता, मतलब एक पेयर नहीं होता उसमें। एक पेयर का मतलब क्या होता है? यस यस है, यहाँ पे भी है। तो डाउट क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। उसमें एक पेयर था, इसमें 5 पेयर हैं। आगे जाओगे तो आपको अलग मिलेगा। ओके, बट इसको आप छोड़ देना, ठीक है, इसको याद भी मत करना। हेट्रोजाइगस छोड़ो आप। होमोजाइगस F2 कॉम्बिनेशन, F2 के जीनोटाइप, F2 के फिनोटाइप और F1 के अंदर गैमीट्स कैसे बनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ जीन पेयर्स। और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर एक सीक्वेंस दे रखा है, जैसे A B B C C, तो उसके अंदर आप n को क्या मानते हैं? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो भी होगा उसको आप n लेके चलोगे। मान लो कि मैं ऐसे बोलूं, एक कंडीशन है जिसके अंदर कुछ ऐसा है सीक्वेंस, तो इसके अंदर कितने गैमीट्स बन सकते हैं मेरे? 2 की पावर n, जहाँ पे n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस हैं। कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1 एंड 2। तो कितने मेरे जीन्स, आई मीन गैमीट्स बन सकते हैं? 4। ओके, और वो 4 क्या बनेंगे? कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल d, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C एंड स्मॉल d। तो D 2 बार हो गया, B एक ही बार हुआ है, अब B भी 2 बार होगा, तो 4 हो गए आपके। इस तरीके से अपन नंबर ऑफ गैमीट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेबल जो है, ध्यान से इसको ध्यान देना इस पर, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं वो, क्योंकि आप टेबल बनाने नहीं बैठोगे एग्जाम में। तो टेबल बनाने नहीं बैठोगे तो वो आपको ऐसे पूछ लेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने जो हैं वो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस, आई मीन ऐसे पूछ लेंगे कि ऐसे कितने आपको जो है इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिनके पास में एक होमोजाइगस कंडीशन में और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे चार्ट देख के कि एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में कितने हैं? हाउ मेनी? देखो यहाँ पे एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस में है, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस में है, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस में, ये नहीं है, एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस में है, 10 है, 6 है। अरे अलग अलग आंसर दे रहे हो, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को काउंट करना पड़ेगा। लेट मी काउंट।
तो ये तो कम्प्लीटली होमोजाइगस है, इसमें एक कैपिटल एक हेट्रो, इसमें भी एक कैपिटल एक हेट्रो, इसके अंदर नहीं है ऐसा, इसमें दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशंस में है, इसमें कैपिटल एक स्मॉल में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें है, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस में। इसमें यस, इसमें भी है एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस में, इसमें यस। हो गए? तो कितने हो गए? अच्छा ये भी तो है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? एक सर्किल पैटर्न बन गया आपका। यस, तो 8 हो गए इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो आप एक बार टेबल पे ध्यान जरूर देना इसमें कौन सी चीज़ क्या है और कैसे है। अब अपन आते हैं उसके डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो प्रिंसिपल्स कैरी आउट आए थे बाहर, उन वो क्या क्या होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स सीग्रीगेट और एज वी समटाइम्स से असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इंडिपेंडेंटली अगर असॉर्ट कर रहे हैं वो, ये सिग्रीगेट कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नो डिफरेंस। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दिस प्रिंसिपल इज अनदर रूल ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। जबकि आप अगर उस पर जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक जेनेटिक ट्रांसमिशन का होता है, इसके अंदर एक अलील जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जब जाता है तो वो सिग्रीगेट होके जाता है। अलील्स की बात करी थी अपन ने यहाँ पे, और यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन जीन्स, दोनों जीन्स की भी अलग अलग जो अलील्स हैं उनकी बात करें, क्योंकि आप यहाँ पे डाई हाइब्रिड की बात कर रहे हो। आपके 4 अलील्स पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, हाउएवर नॉट ऑल जीन्स अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तभी क्या आता है, इसको कौन जो है वो अवॉइड करता है, या फिर इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए क्या आया था? लिंकेज। दैट इज राइट, लिंकेज का आना हुआ, उसके ऊपर रिसर्च हुई एंड देन पता लगा कि मेंडेलियन जो प्रिंसिपल दिए थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। ओके, रैंडम एग्रीमेंट ऑफ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ सिग्रीगेशन, यस ऑफ दिस, यस। अब बनाते हैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस पे। ये सब आपको पता है। टेस्ट क्रॉस होता है जब मैं किसी भी इंडिविजुअल को उसके पेरेंटल से क्रॉस कराऊंगा तो वो मेरा बैक क्रॉस हो गया। ठीक है, पेरेंटल 1 पेरेंटल 2, ये मान लो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये मान लो होमोजाइगस रिसेसिव है। अगर मैंने इस F1 को बैक क्रॉस करवाया किसी भी पेरेंट से तो मेरा बैक क्रॉस हो गया। अगर मैंने इसको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया, ओनली होमोजाइगस रिसेसिव से, तो मेरा क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। तो इसको टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं? मान लो कि ये आर आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। F1 आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैंने इसका क्रॉस किससे कराया? उसके रिसेसिव पेरेंट से। तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आप इससे ये टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो पेरेंट है क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ऐसा नहीं है कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही रहेंगे या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में ही रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं। तो अगर ये मैं टेस्ट कराता, टेस्ट क्रॉस करवाता किसी एक पेरेंट से, आई मीन बैक क्रॉस करवाता, तो मेरे को पता लग जाता कि वो क्या चीज़ आ रही है। ओके, तो ऑल द टेस्ट
टेस्ट क्रॉस इज द ब्रीडिंग ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप विद इट्स रिसेसिव फिनोटाइप। तो डोमिनेंट कौन होता है? F1। रिसेसिव कौन होता है? पेरेंटल। ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट नॉट, सारे बैक क्रॉस जो होते हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। The F1 hybrid is crossed with the recessive genotype in the test cross. The test cross identifies the zygosity of the dominant phenotype. तो zygosity मतलब कि वो कितना डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है आपका डोमिनेंट रिसेसिव का? 1:1। तो अगर मोनो हाइब्रिड देखूँ तो 1:1 आएगा, डाई हाइब्रिड बोलूँगा तो 1:1:1 आएगा। तो ये कंक्लूजन इसका। बैक क्रॉस में आप क्या करते हो? F1 को किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराओगे। बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द रिसेसिव फिनोटाइप कैन बी कंसीडर्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। तो अगर आप टेस्ट करा रहे हो, आपको पता नहीं है कि वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, आपने टेस्ट कराया, आपको अगर ये रिजल्ट मिला 1:1, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने टेस्ट क्रॉस करा है, बैक क्रॉस नहीं करा। F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड with either homozygous dominant or heterozygous in the back cross recover the elite genotype। तो elite genotype मतलब जो जीनोटाइप F1 में था सेम एज इट इज रिकवर हो जाएगा आपके क्रॉसिंग के बाद में। तो ये एक्सपेरिमेंटली आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं बता रहा था। यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या निकाला है इन्होंने कि ये आपका पेरेंटल है, ये आपकी F1 है, F1 के बाद में इन्होंने उसका क्रॉस करवाया। तो टेस्ट क्रॉस इसमें करवा रहे हैं, ये ध्यान देना। और ये जो है इसका बैक क्रॉस है। तो टेस्ट क्रॉस में कंक्लूजन निकल रहा है कि द प्लांट इज बीइंग टेस्टेड इज हेट्रोजाइगस, क्योंकि वहाँ पे रेशियो कितना आएगा मेरा 1:1। आधे डोमिनेंट आएंगे, आधे रिसेसिव आएंगे। बट इसमें क्या देख रहे हो आप? सारे डोमिनेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पेरेंट भी डोमिनेंट था, F1 भी डोमिनेंट था, तो दोनों क्रॉस करवाओगे तो सारे डोमिनेंट मिलेंगे आपको। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया। नहीं, सही बोला है मैंने। तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। और रेशियो हमेशा 1:1 रहता है। मोनो हाइब्रिड में 1:1, डाई हाइब्रिड में 1:1:1। यस गाइस, इज इट क्लियर? सभी को? कौन कौन है क्लास में? एक में प्योर होमोजाइगस को टेस्ट क्रॉस किया एंड एक में यस 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 ये बेटा यस, वो एक्सपेरिमेंट आप देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको क्या किया इसने। ओके, अब अपन आते हैं। अच्छा, ये हो गया आपकी फर्स्ट सब यूनिट। अब इसके साथ में अपन प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं, जिससे कि जब अपन पैडिग्री करेंगे तभी काम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है कि टफ होती है, ऐसा आप लोगों को लगता है, ऐसा होता नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी को टफ माना जाता है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं होते हैं कई लोगों से, और करते भी हैं तो उनके गलत हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पर पहले पढ़ते हैं, फिर अपन पैडिग्री पढ़ेंगे, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ओके, यस पूनम, आई होप आपको इस क्लास के बाद नहीं, पैडिग्री की क्लास के बाद में मैं प्रोबेबिलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पैडिग्री में वो समझाऊंगा आपको। उसके बाद आई होप आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके अंदर पहला रूल जो होता है, दो रूल्स होते हैं। एक जिसको अपन प्रोडक्ट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, ओके। एक होता है सम रूल जिसमें अपन ऐड करते हैं। प्रोडक्ट में ध्यान रखना, अगर आपके सेंटेंस में लिखा है कि दिस एंड दिस, तो मैं हमेशा उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि कंडीशन बताओ जहां पे ये और ये की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं हमेशा उसमें सम रूल अप्लाई करूंगा। तो प्रोडक्ट जिसमें अपन क्रॉस कह रहे हैं उसमें अपन एंड लगाएंगे हमेशा, जिसमें अपन प्लस कह रहे हैं उसमें अपन और लगाएंगे। सबसे पहला अपन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल देख रहे हैं। इट स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग टुगेदर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट। इवेंट कोई भी इवेंट हो सकता है। बेसिक एग्जांपल डाइस का प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। डाइस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान लो मैंने एक डाइस उछाला, इफ़ यू रोल अ डाइस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग ए 1?
तो एक आने का चांस कितना है मेरा, एक आने का चांस मेरा कितना है 1/6, क्योंकि उसमें 6 सरफेस है, 6 सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से एक बार एक ही आ सकता है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एक 1/6 मेरी प्रोबेबिलिटी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी मेरी कितनी है 1/6। तो मैं एक इवेंट क्या किया, मैंने डाइस को रोल किया, ये मेरा इवेंट हो गया। अब उस इवेंट में कोई भी चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, क्योंकि डाइस में 6 सरफ साइज से 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स की सेम प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। अब मान लो मैंने 2 डाइस ले लिया, अब दोनों को उछाला एक साथ, तो इफ़ यू रोल 2 डाइसेस टुगेदर देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग 2 6। तो एक 6 और एक 6 आने के चांसेस कितने हैं, अच्छा पहले डाइस में 6 आने के चांसेस कितने हैं 1/6, दूसरे में 6 आने के चांसेस कितने हैं 1/6। अब मेरा क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग 6 and 6 इन बोथ द डाइसेस। 6 and 6 लगाते ही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 1/36, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। दोनों डाइस को रोल करूंगा और दोनों में 6 आने की, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट मतलब इसका इंडिपेंडेंट है और इसका इंडिपेंडेंट है, occurring together can be calculated by multiplying the individual probabilities of the event। तो एंड में मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी जो आएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर साथ में हो रहे हैं, मतलब दो काम अलग अलग हैं वो दोनों बट एक साथ हो रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्लियर है सभी को इतना? अब इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूं जेनेटिक्स के अंदर तो क्या होगा, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्टिलाइजेशन इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, कंसिडर अ क्रॉस बिटवीन ए हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल्स, मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं, इनके बीच में क्रॉस किया अपन ने। व्हाट आर द ऑड्स ऑफ गेटिंग एन इंडिविजुअल स्मॉल ए स्मॉल ए। अब यहाँ पे आपको टेबल नहीं याद करनी है कि अरे उसमें 1/4 था, वो तो था, सबको पता है। क्या चीज़ आपको करनी है, इसमें से स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है इसमें से, क्योंकि ये दो हैं। मान लो एक डाइस है जिसपे एक साइड ए लिखा हुआ है एक साइड स्मॉल ए लिखा हुआ है, अब मैं बोलूँगा स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, क्यों, क्योंकि एक पेरेंट फादर में हो रहा है एक मदर में हो रहा है, फादर मदर एक ही बॉडी में नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए उन दोनों के अलग अलग लिखूंगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/4। तो ये क्लियर है। अब आप यूनिट स्क्वायर पढ़ना छोड़ दो, उसको भूल जाओ कि वो कैसे आया कैसे नहीं आया, अब आपको इस तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन। तो ऑड्स ऑफ गेटिंग स्मॉल ए इंडिविजुअल्स इन द नेक्स्ट जनरेशन इज दिस। क्लियर है सभी को? अब बनाते हैं सम रूल पे। सम रूल के अंदर ये होता है द प्रोबेबिलिटी that any of the several mutually exclusive events will occur is equal to the sum of the events individual probabilities। एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। what are the chances of getting a 1 or 6 at the same time। आपने एक डाइस को रोल किया, 1 और 6 दोनों के आने की एक साथ में प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहली बात तो क्या ये पॉसिबल इवेंट है, नहीं है, बट फिर भी आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकल रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉसिबल है। मैं बोलूँ भाई XYZ इंसान है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 90% एग्ज़ाम क्लियर कर देगा, पता लगा वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो ये भी होता है। प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक माइंड के अंदर परसेप्शन आप क्रिएट करते हो कि ऐसा हो सकता है, इतना उसका चांसेस है, बस होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर है, पर चांसेस आप बता सकते हो भाई इतना होगा। तो आप कह रहे हो 1 या 6, तो आप पहले ये बताओ कि 1 आने के चांस हो गए 1/6। अब उसी डाइस के अंदर 6 आने के चांसेस भी कितने हो गए 1/6, क्योंकि दोनों क्या हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक साथ दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं पहली बात तो, अगर हो जाएंगे गलती से तो अपन उनको ऐड करेंगे, बट क्योंकि अपन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स में ये चीज़ पॉसिबल है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग 1 और 6 विल बी 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 2/6, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। ओके, जेनेटिक्स में अप्लाई करते हैं इसको। लेट्स यूज दिस सम रूल टू प्रेडिक्ट द फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एन AA क्रॉस that will have the dominant phenotype small capital A और small a capital A। तो सबसे पहली चीज कि इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितने चांसेस हैं कैपिटल ए की 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की, हाफ, 2/4 हाफ। अब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को एक डोमिनेंट फिनोटाइप मिला है तो उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आइदर दिस और दिस। तो और आ गया मतलब प्लस करना है, प्लस करना है मतलब आपको इसको प्लस करना है, एलसीएम लोगे 4 एलसीएम आएगा, 1 + 2 3/4। तो आता नहीं है पुनेट स्क्वायर में, कैपिटल ए 1 हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए 3/4 चांसेस हैं डोमिनेंट आने के, और रिसेसिव आने के कितने हैं 1/4। यस गाइस, क्लियर है ये, सभी को क्लियर है ये, पक्का? ओके, इतना पढ़ लिया आपने, अब इसको आप भूल जाना मतलब पेडिग्री पढ़ें तब तक, बट हाँ रिवीजन करते रहना, इतना भी मत भूल जाना। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, ये पॉज करके क्या लिखा हुआ है इसमें क्या नहीं, वही चीज़ें जो मैंने बताई है वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब अपन आते हैं लास्ट प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे, जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमेशा अनऑर्डर्ड इवेंट्स के लिए होता है, ध्यान रखना। अनऑर्डर्ड इवेंट क्या होते हैं, जिनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि ये चीज़ पहले होगी, ये चीज़ पहले होगी। यहाँ ए के लिए हाफ क्यों लिया आशा जी, ये देखो आप, ये 4 पॉसिबल हैं उसमें पुनेट स्क्वायर में, ये 4 पॉसिबल हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4। 2/4 क्या होता है 1/2। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने उसको, बाकी आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो जो मोस्टली लोग अटक जाते हैं पेडिग्री के क्वेश्चंस में वो ये कि अगर आपको पता नहीं है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, तो फिर आपको डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी लेनी है 3/4। ओके, चलो वो उस टाइम देखेंगे अपन। अच्छा, अब आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। मैंने कहा अनऑर्डर्ड इवेंट्स पे, मैं बोलूँ कि एक इंसान है, उसके 10 बच्चे हुए, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसकी 4 पहले बच्चों में 4 लड़कियां थी, तो ये एक अनऑर्डर्ड इवेंट है। इसका ऑर्डर आपको पता, आई मीन पहली 4 नहीं, मैं से कह रहा हूँ कि उस 10 में से 4 लड़कियां होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपको ऑर्डर पता नहीं है, पहली 4 भी जो है वो डॉटर हो सकती हैं, उसके लास्ट 4 भी डॉटर हो सकती हैं, मिडिल में भी 4 हो सकती हैं। ऑर्डर आपको पता नहीं है, ऑर्डर नहीं पता तो आप यूज़ करोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला सिंपल होता है। इस एक्सक्लेमेशन को क्या बोलते हैं गाइस, व्हाट इज दिस एक्सक्लेमेशन? फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं गाइस। अगर मैं बोलूँ 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, मैं बोलूँ 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। तो जो भी नंबर है जिसका फैक्टोरियल है उसका उससे लेके 1 तक सब मल्टीप्लाई करना है। मैं बोलूँ 9 का फैक्टोरियल तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है इसका फैक्टोरियल।
ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल n माइनस एक्स का भी फैक्टोरियल एंड देन p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। n मेरा है नंबर ऑफ इवेंट्स। मैं बोलूँ कि एक इंडिविजुअल है, उसके 10 ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो 10 मेरा क्या हो गया, इवेंट हो गया। कितनी बार इवेंट हो रहा है, कितनी बार इवेंट हो रहा है, 10 बार, तो 10 का फैक्टोरियल लूंगा मैं, डिवाइडेड बाय उनमें से 4 डॉटर होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो x फैक्टोरियल क्या हो गया मेरा, 4 हो गया, क्योंकि x मेरा क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स इन वन कैटेगरी, और वन कैटेगरी क्या है, डॉटर की मैंने बता रखी है। तो 4 फैक्टोरियल, अब n माइनस एक्स करना है, मतलब 10 माइनस 4 का भी फैक्टोरियल, एंड देन p एंड q। p है मेरी प्रोबेबिलिटी x की, मतलब डॉटर। अच्छा, एक डॉटर और सन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ डॉटर और अ सन इज हाफ। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, कितनी बार होगा वो इवेंट, 4 बार, रिमेनिंग 6 बार क्या होगा, सन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ इंटू 6। तो आपको हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू 10 बार लिखना है। अगर मैं यही पी प्लांट के अंदर होता, इस कंडीशन में होता, मैं बोलता कि 4 बार इवेंट हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उनमें से रिसेसिव आने की, कंप्लीटली रिसेसिव आने की, कंप्लीटली रिसेसिव अपन को 2 बार मिला है, या फिर मान लो 3 बार में अपन को कंप्लीटली रिसेसिव मिला है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 में से 3 गए तो 1, तो 1 का वही फैक्टोरियल 1 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय पी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 बार रिसेसिव आया है, इसका मतलब पी मेरा क्या हो गया, रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। ठीक है, कितनी बार, 3 बार, इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बार। अब एक रिमेनिंग इवेंट है, उसमें क्या आएगा मेरा, डोमिनेंट आएगा, और मेरी डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 इंटू 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 3 रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 बार अगर इवेंट हो रहा है तो। यस गाइस, ये क्लियर है बाइनोमियल एक्सपेंशन का कंसेप्ट। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, क्या है, n जो प्रोबेबिलिटी है वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस एक्स फैक्टोरियल, p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स। ठीक है, इवेंट जितनी भी बार हो रहा है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय अपन को किसका पूछा है उसमें, उसका फैक्टोरियल, इवेंट में से जो पूछा है उसका माइनस कर देंगे, और प्रोबेबिलिटी p और q की आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर डॉटर सन की बात कर रहा है तो हाफ होगा, पीज में आ रहा है तो 1/4 या 3/4 या 1/4, जो भी करना है आपको वो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट दे दो। हाउ मेनी गैमीट्स आर देयर इन अ जीनोटाइप AA BB DD, कितने गैमीट्स होंगे इसमें, इस कंडीशन में, तो 2 की पावर n कितना है मेरा, 3, 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 नंबर ऑफ गैमीट्स मिलेंगे। अब आप हिसाब लगा लेना कैसे कैसे। इन शॉर्ट हॉर्न कैटल द जीनोटाइप कैपिटल R causes red coat, द जीनोटाइप स्मॉल r causes a white coat। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, पहली बात, जेनेटिक्स के क्वेश्चन को हमेशा लिख के उसको पहले समझ लेना, एक चार्ट बना के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जेनेटिक्स के क्वेश्चन का हमेशा करना है। जब तक आप ऐसे चार्ट नहीं बनाओगे उसको, तब तक वो क्वेश्चन ही नहीं होगा आपसे, ये मेरी गारंटी है। मन में तो बिल्कुल मत करना क्वेश्चन जेनेटिक्स के, मन में करोगे तो आंसर भी एग्जामिनर मन के ही देगा। द जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r causes your roan coat color. A breeder has a red, white and roan cows and bulls. तो उसके पास तीनों कलर की काव एंड बुल्स हैं। What phenotype might be expected from the following matings and in what proportion?
तो अगर रेड रेड क्रॉस करूँगा मैं, एक रेड बुल है और एक रेड काव है, तो क्या फिनोटाइप आएगी प्रोजेनिस की? ऑल रेड आएगी, ठीक है, क्योंकि आप कैपिटल आर कर रहे हो, किससे? कैपिटल आर से, सारे रेड आएंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। एक रेड है और एक रोन है, तो रेड क्या हो गया मेरा? कैपिटल आर, रोन कितना हो गया? स्मॉल आर कैपिटल आर। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी? 1/4, आई मीन इसकी 1/2 और इसकी 1/2। रिसेसिव नहीं आएगा इसमें, तो जो कलर इम्पॉसिबल है वो है आपका वाइट, आई मीन वाइट कलर नहीं आ सकता। सेम चीज़ इसमें और सेम चीज़ इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming that ABCD genes that are not linked, पहली बात तो the probability of the progeny being this from a cross between this and this will be what? तो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो कि एक ये पेरेंट है और एक ये पेरेंट है, आपको बताना है कि ये प्रोजेनी आने के चांसेस कितने हैं इन दोनों पेरेंट्स के अंदर से। यस योगिता? 1/4। ओके, 1/4 इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में ये है कि आप क्रॉस करने नहीं बैठोगे, ओके, टेबल बनाओगे पुनेट स्क्वायर से तो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले आपको प्रोजेनी लिखनी है यहाँ पे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। तो पहले आप ये देखो कि पेरेंट क्या है? ए के, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो प्रोबेबिलिटी इसके आने की कितनी है? सारी है, तो कितनी हो गई? 1। अब इसकी बात करते हैं कैपिटल बी की। कैपिटल बी इसमें पेरेंट्स में क्या है? कैपिटल बी है, इसमें क्या है? कैपिटल बी, स्मॉल बी है। तो दैट मीन्स कुछ चेंज आएगा, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? हाफ। स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इसमें भी स्मॉल सी है और इसमें भी स्मॉल सी है, दैट मीन्स 1 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? हाफ आएगी। तो सबको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे? क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए अलग सेपरेट होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा, डी अलग होगा, इसलिए। तो जब आप इसको सही करोगे 1/4 इज योर राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इंडिविजुअली जाना, आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने इसीलिए पढ़ा है जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर सको। इज इट क्लियर गाइस? व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? 2 पेरेंट्स विद द डोमिनेंट फिनोटाइप, मान लो डोमिनेंट है, प्रोड्यूसेस 9 ऑफस्प्रिंग्स, 2 have recessive phenotypes. What does this tell you about the genotype of the parents? क्या बताता है? ABCD? Which option? One is homozygous dominant and another is heterozygous. Okay, और किसी का आंसर? दोनों हेट्रो। ओके, दिस इज द राइट आंसर। यस, तभी रिसेसिव बनेगा। ये बोल रहा है कि 2 पेरेंट्स जो हैं विद द डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस 9 ऑफस्प्रिंग्स। तो डोमिनेंट तो डी भी होता है और कैपिटल डी स्मॉल डी भी डोमिनेंट ही होता है। ओके, इसने जीनोटिपिकली नहीं बोला है, फिनोटिपिकली बोला है। तो दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों होने के बावजूद भी 9 में से 2 ऑफस्प्रिंग जो है वो रिसेसिव आ रही हैं, स्मॉल डी, दैट मीन्स एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, दैट मीन्स दोनों के पास हेट्रोजाइगस होना जरूरी है, इसीलिए दोनों क्या होंगे? हेट्रोजाइगस। क्लियर है ये कंसेप्ट ऑफ जीन अपन कल करेंगे। आज अपन 1A जो 8A है वो ख़त्म कर चुके हैं, कल अपन 8B स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? एंड हाउ वाज योर जेनेटिक्स? कैसी लगी जेनेटिक्स? ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइज एट 9 PM. Till then, have coffee. Bye.